बैठो बेटा, आज तो धूप है तब इतनी संख्या कहाँ है बेटा? तो कुछ चल रहा है, शायद मम्मी लोग की मदद कर रहे होंगे। हाँ आज कोई त्यौहार अच्छा वो हाँ याद आ गया। खाने नहीं जाओगे? वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए तो इतने त्यौहार कहीं नहीं मिलते होंगे जितने हमारे हिंदुस्तान में मिलते हैं, और जितनी छुट्टियाँ होती हैं हिंदुस्तान में। हैं 12 तक के लिए सही, उसके बाद नहीं। चलो ठीक बेटा, क्या करोगे? नए चैप्टर अल्टरनेटिव नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना था बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपका है अल्टरनेटिंग करंट बेटा, देखिएगा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ओके। देखो होता क्या बेटा, जब हम लोग अल्टरनेटिंग की बात करते हैं, अगर आप अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं, ठीक, तो उस केस में जैसे हम लोग डायरेक्ट करंट एक पढ़ते होते हैं, एक अल्टरनेटिव करंट पढ़ते हैं। एक डीसी करंट आपको पढ़ाया गया था, एसी डीसी उसमें बताया गया था। तो एक डायरेक्ट करंट होता है बेटा, दूसरा हमारा अल्टरनेटिंग होता है। जब हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो भी वैल्यू आपकी होती है वो रिमेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। मतलब टाइम के साथ उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे उसे डायरेक्ट करंट होगा। अगर टाइम के साथ उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हम लोग कहते हैं उसे क्या? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होता है, एक साइकिल में, ठीक, हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव होगा। वेरिएशन 0 टू पिक, फिर पिक टू 0, फिर 0 टू नेगेटिव, फिर क्या अगेन 0। तो वो कंडीशन हमारा होता है, कहलाता है अल्टरनेटिव का। ठीक, तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा अल्टरनेटिव में, इसी को पल्सेटिंग अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, अल्टरनेटिव वोल्टेज कहा जाता है, VRI। ठीक, तो ये कंडीशन टाइम के साथ हाफ साइकिल हमारा पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से आपका रेपुटेशन आपका होता है। कल आपको एसी सर्किट एसी के जनरेटर बताया गया था, तो उस केस में अभी बनाइए नहीं अभी बताते। तो उस केस में हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये हमारा एसी करंट को या एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। एसी सप्लाई को रिनोट करते हुए हाफ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेटली चेंज हो रहा है। जब हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट की जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको टाइम के साथ उसकी वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट होता है। मतलब टाइम के साथ वैल्यू में हमारा वेरिएशन अगर नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे। अगर आपको टाइम के साथ वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कैसे? रेगुलरली, तो उसे हम लोग कह लेते हैं कौन सा? अल्टरनेटिव कहेंगे बेटा। ठीक, अपने यहाँ फिलहाल जो सप्लाई आती है वो कौन सी आती है घरों में? एसी सप्लाई आती है। अच्छा, डीसी क्यों नहीं आती? डीसी सप्लाई क्यों नहीं आती? डीसी सप्लाई क्यों नहीं हम लोग लेते हैं बेटा? जो घरों में ट्रांसमिशन आता है वो डीसी का क्यों नहीं आता है, एसी का क्यों आता है? इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बने हुए हम लोग नहीं इंस्ट्रूमेंट। अरे भाई अपने यहाँ एसी एसी इंस्ट्रूमेंट है, डीसी आता है, डीसी का आता है। देखो मार्केट में डीसी बल्ब भी आता है, डीसी फैन भी आते हैं, ऐसे बाकी इंस्ट्रूमेंट बना दिए जाते हैं यार। डीसी वाले सस्ते भी आते हैं। लॉस ज़्यादा होता है वहाँ पे ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। ठीक, लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन से ज़्यादा होगा, एक कारण। दूसरा रीज़न आपका होता है उसकी वैल्यू वोल्टेज का जो है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जितने पे प्रोडक्शन होगा उतने पे ही आपको ट्रांसमिशन करना है, उतने पे ही आपको यूटिलाइजेशन करना है। मतलब प्रोडक्शन से लेके यूटिलाइजेशन तक वोल्टेज क्या रखा जाएगा? रिमेन सेम रहता है। मतलब उसकी वैल्यू को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। बात अलग है, ट्रांसमिशन में भी लॉस होगा तो भी फ्लक्चुएट करेगा, बट कंडीशन आपकी होती है उसको हम लोग एम्पलीफाई या डी एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे जब आपको प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे आपके घर में आपको जब करंट समझाया जा रहा था तो
तो उस केस में बोला गया था आपके घरों में जो मेन पावर हाउस है जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से आपके शहर तक जो सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की होती है? कहाँ घर से 220? अरे साहब, प्रोडक्शन जहाँ से हो रहा है और जहाँ आपके गांव अपने आपके क्या शहर के पावर स्टेशन तक मेन आता है वो सप्लाई कितने वोल्ट की होती है? 33,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट का होता है बेटा। और वो जो आपके शहर का मेन पावर हाउस होता है, ठीक, वो फिर उसको रिड्यूस करता है 11,000 वोल्ट में और वो पहुंचाता है आपके घर के नियरेस्ट ट्रांसफार्मर तक। और वो जो ट्रांसफार्मर जो नियरेस्ट आपके घर के पास में लगा हुआ है वो रिकन्वर्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है कितने में? 220 वोल्ट में। कितने में? 220 वोल्ट में आपको रिड्यूस करता है। याद रखिएगा, जब भी हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को घटाते बढ़ाते या जो भी हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस होती हैं? फ्रीक्वेंसी ध्यान रखेंगे रिमेंस से सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है वो रिमेंस क्या रहती है? सेम होती है। और एक तरह से कह लो लगभग वर्ल्ड की मोस्टली जो है हर जगह की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है, ठीक है। तो हर जगह क्या होता है? 50 हर्ट्ज। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग दूसरे क्या घंटी के जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आपके देखिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हो ना तो वो ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 एंड 50 हर्ट्ज लिखा होता है। नॉर्मली जो डायरेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो होता है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से होता है, ठीक। इसीलिए आप वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी हमारा मतलब जहाँ से ऐसे कह रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या हो रहा है हमारे यहाँ, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, ठीक, वो दोनों ही हर जगहों पे क्या फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सेम ऑपरेटिंग होता है। तभी हम लोग क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अगर अलग अलग होता तो आपके लिए मान लो इंडिया को क्या करना है, किसी को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अलग से प्रोडक्शन करना पड़ता, या आपको इंडिया को किसी अदर कंट्री को कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर क्या एक्सपोर्ट करना है तो उसे उस कंट्री के लिए स्पेसिफिक अलग आपकी डिज़ाइन करनी पड़ती, ठीक। तो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें कॉमन है इसका मतलब सब जगहों पे कॉमन है। जैसे आप ले लो, आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, बनेंगे भी अगर मेहनत ईमानदारी से और लगन होगी तो पक्का है बनेंगे। टाइम लग सकता है, टाइम के लिए बाउंडेड नहीं होता है बेटा, क्योंकि कंपटीशन है तो टाइम लग सकता है, बट आपकी नीयत और क्या कर्म दोनों ही अगर सही हैं तो आप बनते ज़रूर हो। समय देना पड़ सकता है, कुछ लोगों को मेहनत और भाग्य दोनों साथ देता है तो जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को कर्मवादी होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। खाली भाग्यवादी तो कोई नहीं होता है कि बिना पढ़े हो जाए, ऐसा कोई है क्या? किसी के जानने वानने वाले में ऐसा कोई हुआ हो कि जो बिना पढ़े हुए और डॉक्टर या इंजीनियर या IAS या BCS या कुछ अच्छे पदों पे पहुंच गया हो? उस सर्विस का ना कहिएगा जहाँ पे किसी ज़माने में घूस होके दे हो जाता था, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ के होते हैं, या उन सभी में वो सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, हर जगहों पे क्या पढ़ के लोग जाते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में ऐसा कोई एग्जाम्पल इकलौता भी नहीं मिलेगा कि जो कुछ ना नॉलेज हो और उसका हो गया, ठीक। तो साहब क्या करना पड़ेगा? पढ़ना, और बड़ी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके होगा। जैसे हम लोग बोर्ड की सर्टिफिकेट तो मिल जाते हैं, हमको यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, बट नॉलेज वाला सर्टिफिकेट जब आपके पास होगा तभी वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो फिलहाल यहाँ हम लोग बोल रहे थे ट्रांसमिशन, ठीक। तो इसीलिए आपका जो DC होता है, DC का ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लॉसेस क्या होंगे, ह्यूज क्वांटिटी में होगी, लार्ज क्वांटिटी में होगी, ठीक। चलिए, तो ये तो केस हो गया कैसे होता है। अब अपने यहाँ जो सप्लाई आती है बेटा वो RMS वैल्यू होता है, मतलब ये चीज़ जो सप्लाई होती है कौन सी वैल्यू होती है बेटा? RMS। तो वोल्टेज और करंट के हम पढ़ते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू आपको दिखा रहे हैं हम ये पीक वैल्यू होता है, इसे द पीक वैल्यू। अभी चाहे वोल्टेज के लिए कर रहे हैं, वोल्टेज जो V0 हो जाएगा, I के लिए करेंगे I0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 0 से बढ़ के यहाँ तक पहुँचा फिर, यानी कि ये V0 वो I0, ये पीक वैल्यू है। वोल्टेज का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वोल्टेज के लिए, करंट का ग्राफ ड्रा करेंगे तो करंट के लिए, ये पीक वैल्यू है। फिर ये डिक्रीज करके 0 से नेगेटिव पीक कहलाता है। ये जो वैल्यू मिलेगा हमें क्या है, ये नेगेटिव V0 I0 कहलाएगा, नेगेटिव, ठीक। तो कंडीशन आपके ये जो पीक वैल्यूज हमारे होते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू आपकी है तो वो कहलाता है, ठीक। जब हम लोग लेते हैं मीन वैल्यू तो याद रखेंगे AC सप्लाई का जो मीन वैल्यू आपका होता है 1 साइकिल के लिए, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए AC सप्लाई का जो मीन वैल्यू होता है बेटा वो 0 आता है।
मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो होता है फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी जब वहाँ पीछे सर्किट पढ़ाते समय चीज़ें बोली गई थी टर्म्स, एसी सप्लाई के लिए अगर आप कंप्लीट वन साइकिल के लिए क्या लेंगे आप मीन वैल्यू लेंगे तो नेट क्या आएगा, जीरो आता है। जीरो आने का रीजन क्या है, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या नेगेटिव, जितना पॉजिटिव हाफ है उतना ही नेगेटिव हाफ का नेट दोनों को ऐड करेंगे तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। ठीक, तो नेट वैल्यू टोटल जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा जीरो होता है, याद रहेगा। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है फिर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। हम लोग दूसरा पढ़ते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम होता है। कितना होता है, 1/√2 टाइम, यानी कि VRMS की जो वैल्यू होगी वो V0/√2, IRMS की वैल्यू बेटा I0/√2, VRMS की वैल्यू V0/√2, IRMS की वैल्यू क्या होता है आपका I0/√2 के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है RMS वैल्यू, क्या कहलाता है, RMS वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो V0 एंड I0 तो वहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा रिलेट करना है, तो लिख लीजिएगा, उसमें भी लिखा तो है नहीं, लिखिए चैप्टर वाले अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है यूनिट अल्टरनेटिंग करंट, हो गया, लिखिएगा एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब इसमें सब हेडिंग चाहे कर दो, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब वोल्टेज और करंट दोनों को लेते हैं बेटा। ठीक, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी QUANTITIES, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज लिखिएगा। एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, कोई भी जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी होगा, इज दैट whose magnitude changes continuously, whose magnitude changes continuously with time between, देखो जीरो से कहाँ तक, पीक, बिटवीन जीरो टू जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू, बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, एंड हुज डायरेक्शन, उसकी जो दिशा होती है, हुज डायरेक्शन रिवर्सेज पीरियोडिकली, हुज डायरेक्शन रिवर्सेज पीरियोडिकली, उसका डायरेक्शन जो होता है पीरियोडिकली क्या होगा, रिवर्स होगा, रिवर्सेज पीरियोडिकली। ठीक, उस डायरेक्शन रिवर्सेज पीरियोडिकली। अब बेटा यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं ना, वैसे जो मेनली हम लोग स्टडी करते हैं, ये इस टाइप का जो साइनसॉइडल वेव्स के फॉर्म में आपका होता है उसी की स्टडी की जाती है। बट कहीं कहीं आपको प्रिंटिंग में इस टाइप का क्या ट्रायंगुलर शेप का भी मिल जाता है, कहीं कहीं आपको रेक्टेंगुलर शेप का भी मिल जाता है, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं। जैसे ये है आपका एसी सप्लाई, कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाता है, इस शेप का भी हमें क्या होता है, कहीं कहीं डिजाइनिंग मिलती है। बट बेटा ये और दूसरा जब रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं, चतुर्भुज वाला ध्यान रखिए, इस टाइप को भी आपको कह सकते हैं मिलता है। ठीक, बट एक्चुअल में ये प्लेन जो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटली नहीं हो पाता। रीजन क्या है, जैसे आप आर्मेचर घूमता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था एसी डायनमो, ठीक है, एसी जनरेटर भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो जो बेटा एसी डायनमो या एसी जनरेटर है, ऐसा नहीं कि अभी वो कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल से तुरंत क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाता है, रोटेट होता है धीरे धीरे ना, तो फ्लक्स में क्या होती है, चेंजेस इमीडिएट नहीं होता है। और जब इमीडिएट नहीं होगा तो कैसे वोल्टेज की वैल्यू इमीडिएट जीरो या इमीडिएट क्या पीक आप ले सकते हो, तो वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो जो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन आपका होता है ना, वो यही वाला होता है, इसीलिए हम लोग इसी को मेजली बुकों को वहीं दिया भी जाता है, बट कहीं कहीं आपको इस टाइप का भी आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
चलिए तो लिख लीजिएगा, बनाने के लिए बना लीजिए, बट हम लोग क्या करेक्ट के लिए सिर्फ दो से तीनों से यही हमारा प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन होता है। प्रैक्टिकल जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्ट वाला जो साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में है, ठीक है, वही हमारा एक्सप्लेन होता है, ना तो रेक्टेंगुलर वाला होता है ना तो ट्रायंगुलर वाला। ये आपका ट्रायंगुलर है, ये साइनसॉइडल वेव से कहते हैं, साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में आपको, ठीक। और ये हमारा ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर शेप का है, और ये रेक्टेंगुलर शेप का है, कौन ये रेक्टेंगुलर है, ठीक। एक हो गया रेक्टेंगुलर, एक हो गया ट्रायंगुलर बेटा, साइनसॉइडल। एक सुपर इम्पोज टाइप का देते हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव में ही रह जाता है, निगेटिव में जाता ही नहीं है, बट वो कभी नहीं यूज करता यार, ठीक। नीचे लिख लीजिएगा, a question for alternating voltage and current, voltage and current बेटा, अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट। नीचे लिखिएगा, देखो कल आपने जब एसी जनरेटर पढ़ाया गया था तो वहाँ पे आपको लिखा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, या वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई नॉट और वी नॉट जो होते हैं, ठीक, वो क्या हो गया, पीक वैल्यू हो गया, ठीक। और क्या आई और वी जो होता था वो हमारा वहाँ पे आरएमएस वैल्यू हम लोग लेते थे उस स्टैंड पे, किसी स्टैंड पे जब आप निकालते थे। तो नीचे लिख लीजिएगा, द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज क्या कहता है बेटा, वेरिंग एज साइन फंक्शन, वेरिंग एज साइन फंक्शन, वेरिंग एज साइन फंक्शन, ठीक, एंड कैन बी रिटन एज, एंड कैन बी आई की जो वैल्यू आपकी होती है, आपको ग्राफिकल बनाया है उसको कन्वर्ट करके, आई कंट्रोल लिखते थे आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, ये लिखा था बेटा आई नॉट साइन 2 पाई, क्या अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे EF से दिखाएंगे, किससे, एफ स्मॉल एफ से, ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है वहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। आपने एन से पढ़ा होगा तो एन से कह सकते हैं, न्यू से पढ़ा है तो न्यू से कह सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सी हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी। और फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है, इसी को हम लोगों ने लिया था आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये रिलेशन हम लोग करंट के लिए हो गया, एंड वोल्टेज करेंगे तो वी इक्वल टू सिमिलरली वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू, ये वोल्टेज के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। और इसी के बेस पे ग्राफ बनता है, कल आपको एसी जनरेटर में बता दिया था, बताया था ना। तो जो ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो इसी के बेस पे आप क्या, जो हमारे क्वेश्चन है आपके, उसी के बेस पर अल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेज का जो क्वेश्चन है उसी के बेस पे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हो गया, कर लिया। तो जब ग्राफ हम दिखाएंगे बेटा, जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, चाहे वही दिखा लिए चाहे आप इससे बना लीजिए, यहाँ टी की वैल्यू क्या होगी 0,
ये जो पीक वैल्यू हमारा मिलता था ये कितने पे है? T/2 4 T/4 जीरो से पीक जाने में कितना 90 1/4 90 आपका होता है फेज। ये हो जाएगा आपका T/ कितना 2। जब निगेटिव में आप लेते थे तो ये होता था हमारा 3T/4 और ये आगे T हो जाता था। ऐसे फिर आपका कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। T में T/4 जोड़ोगे तो 5T/ कितना 4, फिर आप जोड़ोगे तो 6T/4 का हो या तो 3T/2 कह लो, ठीक। ये हो जाएगा फिर T/4 7T/4 हो जाएगा और ये फिर हमारा घूम के कहाँ 2T हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हमारी क्या होती है कंप्लीट होती है, ठीक। तो आपको कल कैसे होता है वो कल बता दिया गया था, ठीक। इसके बेस हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग कैसे आपका वैरी करता है, ठीक। यहाँ पे यह फ्रीक्वेंसी है, ठीक। ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी आप कह लीजिए, ठीक। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से T आपका टाइम पीरियड हो गया। I0 एंड B0 पीक वैल्यू है। I0 और B0 क्या है इनके पीक वैल्यूज होते हैं बेटा, ठीक। हो जाएगा। तो ये केस आपका हो गया है। यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे चेंजेस होती हैं, ठीक। अब कुछ दिन जब स्टार्ट किया था बोला था AC इज मोर डेंजर। आप दोनों लोग खड़े हो जाओ बेटा। AC इज मोर डेंजरस देन DC या DC इज मोर डेंजरस देन AC? कौन ज़्यादा खतरनाक होता है AC और DC? AC ज़्यादा खतरनाक होता है। आप क्यों? रीजन नहीं पता है, बता दे फिर याद रहेगा ना। आप बताओगे? DC लास्ट करता है, AC लास्ट नहीं करता है। अरे हम सीधे तुम्हें साउंड लगा रहे हैं। लास्ट तब होगा जब यहाँ से दूर वहाँ से आगे यहाँ लगाएंगे ना, तो ये डायरेक्ट साउंड लगा रहे हैं का जी। पहले इधर की पूरा हो जाए। कौन ज़्यादा डेंजरस होता है? दूसरे वो डेंजरस AC या DC? AC रीजन नहीं पता, बताया था मैं रीजन नहीं बताया। जब भी क्वेश्चन पूछा तो रीजन भी बताया। अच्छा आधा हम लोग नहीं सुनते कि सुनते उड़ा देते हैं, हाँ कहते फालतू रीजन नहीं रखा जाता है ना जी साहब। DC ज़्यादा डेंजरस होता है। रीजन बताएंगे कारण क्यों? क्यों? किसमें कंटिन्यूस रहता था तो वो तो DC में रहता है। DC ज़्यादा डेंजरस होगा जी। आप है कौन सा? अच्छा है ऐसे बट रीजन नहीं बताएंगे जी। DC है क्यों? जी DC अच्छा क्यों? DC इज मोर डेंजरस वाई? कंटिन्यूस करंट फ्लो होता है। अच्छा 8 वाला भी है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है जी। AC खतरनाक क्यों? क्योंकि सर जी वो RMS वैल्यू होती है, पीक वैल्यू उससे ज़्यादा होगी और जो DC रहता है वो पीक देता है। शायद जितनी बार ये क्वेश्चन मैंने पूछा, कई बार पूछा भी है इसको, और जितनी बार पूछा उतनी बार रीजन बताया है, फिर भी एक लोग सही बताए रीजन। आंसर तो कई लोगों का करेक्ट है बट रीजन क्या है? एक लोग का करेक्ट है और कई लोगों ने आंसर भी उल्टा ही बताया है। बेटा यार क्लास में हम लोगों ने भी पढ़ा था DC इज मोर डेंजरस देन AC, ठीक है। मुझे भी याद है सर जी ने यही बोला था, क्योंकि बेटा वो लगातार चिपका रहता है इसलिए छोड़ता नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा नहीं होता, ठीक। ऐसा सर जी ने तब बोला था, क्योंकि उस लेवल पे हो सकता है ऐसा ही चीज़ें पॉइंट आउट की जाती, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पहले पढ़ी थी जो आज की डेट में वो गलत है। ठीक। उस लेवल पे वो सही मानी जाती थी बट आज के लेवल पे क्या है, वो रॉन्ग है। तो हो सकता है उस लेवल पे एक्सप्लेनेशन जो सर ने दिया था वो ऐसा उस लेवल पे माना जाता रहा हो, बट आज के लेवल पे वो ठीक
तो इसलिए डीसी साहब अगर सेम वोल्टेज का डीसी और सेम वोल्टेज का एसी हम लोग क्या देते हैं, शॉक देते हैं, AC खत्म ना। एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी। √2 टाइम ना। ठीक, एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी। आप देखो कि आंसर तो सही है बट कारण नहीं सही है, कारण बताए नहीं हैं। तो बैठ के सुन लीजिए, फिर गलत मत करिएगा। ठीक, अब लास्ट टाइम ही बताया जा रहा है क्योंकि कई बार बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो बोला जाता है एसी इज मोर डेंजरस दैन क्या हो गया आपका, डीसी। ठीक, फॉर सेम वोल्टेज, अगर सेम वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में एसी जो आपका होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है डीसी के रिस्पेक्ट में। ठीक, रीजन आपको बोला गया था जब एसी होता है ना, एसी जो करंट होता है ये VRMS वैल्यू होता है। कौन सा है? VRMS VRMS वैल्यू होता है और ये V नॉट बाई कितना, √2 के बराबर होता है। ठीक, और जो डीसी आपका होता है कौन सा होगा, डीसी होता है ये आपका पीक वैल्यू होता है बेटा, यही हमारा V नॉट के बराबर होता है। अगर आपने 220 वोल्ट का एसी लिया, 220 वोल्ट का डीसी लिया तो 220 वोल्ट अगर एसी लेंगे ना तो आप 311 इक्वल टू V नॉट अपॉन √2। तो यहाँ से V नॉट निकालेंगे तो 220 इंटू 1.4 नियर अबाउट 311 वोल्ट आता है। 311। ठीक, तो पीक वैल्यू एसी वाले का कितना होगा, 311 वोल्ट। और जब हम डीसी लेंगे ये वैल्यू 220 ही रह गया ना बेटा, ये तो ऑलरेडी पीक है ही है। जब ऑलरेडी वो पीक है ही है तो वहाँ तो कोई वेरिएशन होना नहीं है, तो ऑलरेडी वो पीक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो उस केस में बोला जाता है कि जो डीसी आपका होगा ये इसीलिए 220 वोल्ट रिमेंस क्या है, पीक ही रह गया, उतने का ही शॉक लगाएगा। जबकि तो 220 वोल्ट का अगर डीसी लगाएंगे तो 311 वो 311, 220 वोल्ट के अगर डीसी आप शॉक देंगे एसी तो उस केस में 300 क्या 11 वोल्ट के इक्विवेलेंट का शॉक आपको लगाएगा। ठीक, तो कौन डेंजरस हुआ, एसी वाला। ठीक, दूसरी चीज़ जो आप लोगों का पुराना एक्सप्लेनेशन है कि डीसी वाला चिपका रहता है और एसी वाला छोड़ देता है। भाई साहब 1 सेकेंड में कितनी बार, 50 बार। हमारी जो सबसे मोस्ट सेंसिटिव आर्गन माना जाता है आई को कहते हैं हम लोग, है ना। ठीक, आई सेंसिटिविटी में ज़्यादा मानी जाती है ना, लेकिन फिर भी क्या आपको बल्ब दिख रहा है, क्या जल बुझ रहा है। अगर बेटा हमारे आई को नहीं पता चल रहा कि जल बुझ रहा है बल्ब, तो हमारे हाथों को कैसे फील होगा कि अब छोड़ दिया भाग लिया जाए। ठीक, ठीक है साहब, तो इसलिए वो हमें फील ही नहीं होगा कब छोड़ा कब पकड़ा। ठीक, क्योंकि हमारी जो आई होती है उसकी क्या जो क्या टाइम होता है, मिनिमम टाइम कितना होता है किसके लिए, अगर डिस्टिंग्विश करना है किसी दो ऑब्जेक्ट को तो उसके इसमें मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, टाइम ऑफ विजन कितना होता है, दूरी 25 सेंटीमीटर। अरे यार डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है आपके आई वो 0.1 सेकेंड तक रहता है। अगर उसके बीच में फिर से दोबारा वो रिपीट हो गया तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ठीक है, कभी कभी जब फैन वोल्टेज अच्छा रहता है और फैन आपका अच्छा है तो ऐसा लगता है प्लेट रोटेट हो रहा है ना कि 3 ब्लेड्स दिखते हैं क्या, ब्लेड जब कोई स्पीड में चलता है लगता है क्या बस एक कोई ठीक डिस्क रोटेट हो रहा है। तो अगर हम उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाते तो बल्ब को कैसे करेंगे, सोच लो, है ना साहब। तो इसलिए कौन डेंजरस है, अब याद रहेगा, झूठ मत बोलना, है ना। ठीक, तो एसी इज मोर डेंजरस दैन डीसी ड्यू टू इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ एसी इज मच ग्रेटर दैन क्या, डीसी। ठीक, मैं ये पॉइंट करके लिख लीजिए चाहता हूँ, मतलब फिर मार के आओगे, है ना, लिखिएगा। अब आपके पॉइंट बना लो बेटा। AC is more dangerous than AC is more dangerous than DC. AC is more dangerous than DC. AC is more dangerous than DC. ठीक, because for 220 volt of AC, for 220 volt AC, the peak value is, because for 220 volt AC the peak value is, ऐसे बना लो, जो पीक वैल्यू होगा वो कितना 311 वोल्ट के बराबर होता है। पीक वैल्यू इज 311 वोल्ट। हो गया।
311 वोल्ट लिखिएगा। वाइल DC is always peak value. DC is always peak value. Hence same voltage of AC is more dangerous than DC. Same voltage of AC is more dangerous than DC. हो गया? यस। नेक्स्ट लिखेंगे अगला पॉइंट कि इम्पोर्टेंट सेटिंग कर लो, ऐसे पॉइंट बना लो। कुछ टर्म्स हमारे जो यूज में आते हैं। इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक, इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। पहला लिखिएगा पीक वैल्यू। पीक मतलब नाम से ही पता है बेटा, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पीक वैल्यू कह लेते हैं। पीक वैल्यू लिखिएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। Maximum value of alternating voltage and current are called peak value. तो वही वैल्यू ना V नॉट एंड I नॉट। वोल्टेज लिखेंगे तो V नॉट से दिखा देंगे, करंट को लिखेंगे तो I नॉट से दिखा देंगे, उससे तो आप पीक वैल्यू कह देंगे। ठीक। दूसरा मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू को बेटा मीन वैल्यू को हम लोग जैसे किसी चीज़ का बार लगा दें उसको मीन पढ़ते हैं और स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर बार और आई स्क्वायर बार। ठीक, बार का मतलब मीन होता है बेटा, ऊपर आप बार लगा देंगे तो उसकी मीन वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या लेते हैं स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू, बी स्क्वायर बार और आई स्क्वायर बार। ठीक, बल्कि आप स्क्वायर को मीन लगा के ऐसे लिखिएगा बी स्क्वायर बार एंड आई स्क्वायर बार। तो स्क्वायर करके मीन लेते हैं, स्क्वायर मीन होता है, मीन स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर मीन। पहले क्या लेते हैं हम मीन स्क्वायर। ठीक, मीन स्क्वायर वैल्यू उल्टा करते हैं स्क्वायर मीन वैल्यू। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन करेंगे। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो अच्छा ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा कि निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव ही रहेगा। आप सेटिस्फाई हो आपसे? पॉजिटिव रहेगा तो आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर करने पे सारी क्वांटिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। पढ़ा नहीं था 7th में, 6th 7th में, किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 से। तो याद क्या करो पुराने दिन को। हाँ बैठो। चलिए, तो उस केस में क्या होता है आपका, जब स्क्वायर करेंगे तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सारा क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो लिखिएगा द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन वन साइकिल इंस्टेंटेनियस value in one cycle is called mean square value. Mean square value. देखिए it is always positive for one complete cycle. जब
पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव वही है, नेगेटिव हाफ वाला भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक, पॉजिटिव फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक, एंड given as देखो मीन लेने का मतलब बेटा पीक वैल्यू और मीन जीरो, मतलब जो हमारा क्या है इनिशियल, दोनों का क्या औसत ले लीजिए और स्क्वायर करना है हमें। ठीक, तो जो वैल्यू हमारी होती है बी स्क्वायर बार की जो वैल्यू होती है यानी बी स्क्वायर बार, जब अगर हम ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं 1/t इंटीग्रेशन 0 to t बी स्क्वायर इंटू डी टी। 1/t इंटीग्रेशन का लिमिट ले लिया 0 to t, ठीक है, बी स्क्वायर इंटू क्या डी टी। इसी को लिखते हैं, अगर लिखना चाहेंगे 1/t इंटीग्रेशन 0 to t बी स्क्वायर इंटू कितना डी टी। इंटीग्रेट करने में बेटा यही जो वैल्यू होती है हमारा बी स्क्वायर बाई कितना 2 के बराबर आता है। कितना हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाई क्या आता है बेटा 2 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो वैल्यू आपकी होगी बी, आपकी पिक वैल्यू चूँकि हम लोग नॉट से दिखा रहे हैं तो उसी को बी नॉट ले लो। ठीक, क्या ले लेगा बी नॉट स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 के बराबर। एंड आई स्क्वायर बार की वैल्यू होगी 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर इंटू कितना डी टी, और यही वैल्यू को जब लिखेंगे तो आई नॉट स्क्वायर अपान कितना 2 के बराबर कहते हैं। तो ये हमारी मीन वैल्यू है बेटा, कौन सी वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक, मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया क्या वोल्टेज का वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और करंट का क्या हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। जग रहे हैं? अच्छा चलिए जल्दी नोट करिए। पीक मीन रूट, ये वैल्यू हमारा हो गया कौन सा मीन स्क्वायर वैल्यू, दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी को नाम देते हैं हम लोग मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, दूसरा लिखिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, इसी को आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ठीक, तो इस केस में जो हम लोग मीन स्क्वायर वैल्यू तो निकाला है उसी का रूट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। तो लिखिएगा द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज आर, ठीक, स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज आर करंट ओ आर, वोल्टेज ओ आर, आर करंट in an AC circuit for one complete cycle is called RMS value, उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं RMS वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड by VRMS or IRMS. It is denoted by VRMS or IRMS. VRMS or IRMS। ठीक, चलो तो जब हम लोग VRMS लिखेंगे बेटा तो VRMS की वैल्यू, ठीक, जैसे मान लो B1 है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर डॉट 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 BN स्क्वायर अपान एन पूरे का क्या ले लीजिए रूट ले लीजिए, तो उसी को VRMS वैल्यू कहते हैं। और VRMS वैल्यू को जो वैल्यू होती है वन कंप्लीट साइकिल के लिए V नॉट बाई कितना आएगा √2 के बराबर होता है। तो अगर हम लोग लिखते हैं
लिखेंगे तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर अपान कितना, vn स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा बेटा, n के बराबर होता है। ठीक, इस केस में इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, इक्वल टू, जब हम लोग इसी को क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू जब निकालेंगे तो बी स्क्वायर बार की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था बेटा, क्या निकाला था, ठीक है, बी स्क्वायर बार, तो वहाँ से जब हम लोग रखेंगे तो वो वैल्यू आई थी आई नॉट बाई रूट आई, क्या देखो यहाँ पे जो लिखा था अभी हम लोगों ने बी नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू आपने लिखा, बी स्क्वायर नॉट की वैल्यू जो लिखा था कितना आया था, बी नॉट स्क्वायर बाई 2। अब इसका जब रूट ले लेंगे तो बी नॉट का रूट हो गया बी और रूट 2 का 2 का हो जाएगा रूट, तो यही आपका वैल्यू जो आता है ये बी नॉट बाई कितना, रूट 2 के बराबर होगा। सिमिलरली आई आर एम एस की वैल्यू होगी आई1 स्क्वायर प्लस आई2 स्क्वायर प्लस आई3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 आई एन स्क्वायर अपान कितना n, और मीन स्क्वायर वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी कितना बेटा, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 था, तो आई नॉट अपान अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो बी आर एम एस की वैल्यू होगी बी नॉट बाई 2, आई आर एम एस की वैल्यू होगी आई नॉट बाई 2। ठीक, और इसी को अगर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होता है, अगर उसको फ्रैक्शन में लेंगे, अगर इसी को क्या ले लेते हैं फ्रैक्शन में लेंगे, तो ये वैल्यू जो आपकी रूट 2 की होती है 1.414, ये वैल्यू होगा बी नॉट अपान 1.414, यही वैल्यू होगा 0.707 बी नॉट, और ये वैल्यू होगा आई नॉट अपान 1.414 इक्वल टू हो जाएगा 0.707 आई नॉट के बराबर हो जाता है। ठीक, ये वैल्यू आपकी होती है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डिटरमाइन कर लेंगे बी नॉट और आई नॉट की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज में लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, उससे अगर परसेंटेज में फाइंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ जी क्या हो गया, बाइक नहीं तो तुम लोग के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करवा दिया जाए। हाँ ठीक, अब की बार हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आए तो आप लोग डिमांड करो हम लोगों के लिए एक उपलब्ध कराया जाए जिससे हम लोग टाइम से पहुंच जाएं, है ना। चल देखो अब कैसे आएगी, अगर परसेंटेज में लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, यही 70.7% ऑफ बी नॉट, और ये हो जाएगा इक्वल टू कितना 70.7% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। यानी कि रूट मीन वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू का 7% आपका होता है, 70 पॉइंट कितना होता है 7% के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो इसी को हम लोग बेटा क्या कह लेते हैं आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यू आप कह लिया, जैसे आरएमएस वैल्यू कह लेते हैं, पीक वैल्यू क्या रिलेशन होगा इसके बेस पे आप यहाँ से रिनोट कर लेते हैं। ठीक, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू क्या रिलेशन होगा इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हो जाएगा बेटा। अब ये बताओ जो एवरेज वैल्यू अगर लिया जाए कंप्लीट साइकिल के लिए एसी सप्लाई के लिए तो वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज 0। वहीं कलर पेन से नोट कर लो, लिखिएगा एवरेज ऐसे नोट कर लीजिए। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल विल बी, फॉर वन कंप्लीट साइकिल विल बी कितना होगा 0। वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है बेटा वो हमारी कितनी होती है 0 होती है। तो याद रखिएगा एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी विल बी 0। ठीक, उसके बेस पे दिखा देते हैं एवरेज वैल्यू का जो होता है वो कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा 0 होता है। ठीक, तो पीक वैल्यू आपको बता दिया गया, मीन वैल्यू आपको बता दिया गया। ठीक है,
रूट मीन वैल्यू भी हो गया। ठीक, एक टाइम आता है बेटा फेज, बार बार हम लोग पढ़ेंगे फेज डिफरेंस। फेज और फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है बेटा? व्हाट इज फेज? वोल्टेज इसमें देखा जाता है कौन कितना आगे है। जी, वोल्टेज करंट में देखो जब हम लोग बात करते हैं बेटा ना वोल्टेज और करंट के बीच में, दोनों वोल्टेज और करंट, ठीक है, अगर सेम क्या जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो का करंट भी आपका सेम टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है, ठीक, तो उस केस में हम लोग कहते हैं बोथ आर इन सेम फेज। तब कहेंगे दोनों कैसे हैं आपके? सेम फेज में हैं। बट अगर वोल्टेज में जो आपका इंक्रीजमेंट है और करंट में जो है वो डिफरेंट है, तो हम लोग कहते हैं वो डिफरेंट फेज में होंगे। जब हम लोग बात करते हैं ओमिक सर्किट की बेटा, ओमिक सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें ओमिक सर्किट ओम सर्किट का फॉलो करें, ओम लॉ को फॉलो करें, यानी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होते हैं जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा होता है, इंडक्टेंस और क्या कैपेसिटेंस नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो वोल्टेज और करंट उनमें बेटा दोनों सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज और करंट दोनों कैसे हो गया? सेम फेज में होते हैं अगर वो ओम्स लॉ को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वोल्टेज और करंट दोनों ही कैसे होंगे? आपके सेम फेज में लाई करते हैं। वो दोनों कैसे होंगे? आपके सेम फेज में लाई करेंगे। तो लिख लीजिएगा फेज, PHASE, FASE मत कर लेना, PHASE फेज कह लेते हैं। ठीक, लिखिएगा द फिजिकल क्वांटिटी which represent both the physical quantity which represents both the instantaneous value which represents both the instantaneous value and direction of instantaneous value and direction of alternating quantity, value and direction of alternating quantity at any instant is called its phase. It's called its phase। हो गया? तो उस केस में हम लोग जब दिखाते हैं, नीचे लिख लीजिएगा इफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, नहीं ऐसे लिख लो बेटा, इफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, अब कोई भी क्वांटिटी है बेटा किसी भी चीज़ से आप डिनोट कर सकते हैं। मान लो वोल्टेज के लिए V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। एक जनरल क्वांटिटी आप x से ले सकते हो या ये ले सकते हो। ठीक, क्या लिखा है? दिस रिप्रेजेंटेड एज, लिखिएगा A इक्वल टू या x लिख लो, x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू x नॉट नेगेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया आपका फाइव लिख लो, फाइव नॉट लिख लो, जो भी है। ठीक, तो यहाँ पे फाइव जो होगा वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है बेटा, या तो इतना लीड करेगा या तो क्या करेगा आपका लैग करेगा, आइदर लीडिंग और लैगिंग, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, प्लस माइनस फाइव हो गया। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट हम लोग ले रहे हैं फाइव, साइन का जो आर्गुमेंट है ओमेगा टी प्लस कितना फाइव, इसी को हम लोग क्या कह लेंगे? फेज कह लेते हैं। फाइव हमारा क्या होगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा, या इनिशियल कह लेंगे। ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस फेज कहलाएगा और फाइव नॉट जो लिया है वो इनिशियल फेज कहलाएगा। तो लिख लीजिएगा, हो गया? ओके, वेर द आर्गुमेंट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, the argument of sin omega t plus phi naught is called its phase, ओमेगा टी plus phi naught is called its phase। देखिए where omega t is called instantaneous phase, omega t is called instantaneous phase
एंड फाई नॉट इनिशियल फेज, एंड फाई नॉट इनिशियल फेज। जो इनिशियल फेज है बेटा वो फिक्स रहता है, टाइम के साथ बदलेगा नहीं, लेकिन जो हमारा फाई ओमेगा टी है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम क्या करेगा, चेंज होता रहता है। मतलब जो इंस्टेंटेनियस फेज है वो तो टाइम के साथ बदलेगा ना, कहाँ से कहाँ पोजीशन आपकी बदल रही है, तो इंस्टेंटेनियस फेज की वैल्यू टाइम के साथ बदलेगी बेटा। बट जो हमारा कैसा है इनिशियल फेज है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक। उस वेव के लिए उस जो भी आपको दिया गया है उसके लिए हमारा वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो एक इनिशियल फेज कहलाता है और एक हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस फेज कहलाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों वर्जिन से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों अगर वर्जिन से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के लिए जो फाई है इनिशियल वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं बेटा, जैसे ये सपोज है ठीक, वोल्टेज आर, करंट आई, वोल्टेज आर करंट आपका ले रहे हैं एक्सिस पे। अगर वोल्टेज एंड करंट तो यहाँ आर मतलब एंड करंट, ये वी नॉट है और ये हमारा क्या है आई नॉट। एक वी नॉट है, दूसरा आई नॉट, एक वी नॉट है, दूसरा क्या है आपका आई नॉट, ठीक। वन इज द वी नॉट, अदर इज द आई नॉट। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपका एक वी नॉट है, दूसरा हमारा क्या है आई नॉट है। तो जब आप दिखाओगे ना, ठीक, तो जो केसेज हैं अगर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का वर्जिन पॉइंट सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो इनिशियल फेज फाई नॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल फेज जो आपका होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों सेम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनिशियल फेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी फाई नॉट की वैल्यू 0। बट अगर दोनों अलग अलग है, जैसे दूसरा हम दिखाते हैं, मान लो ये वी नॉट वी है एंड आई, वी एंड आई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो मान लो वोल्टेज को हमें यहाँ से दिखा जाता है, करंट को आप यहाँ से दिखा रहे हैं, ये वी नॉट है, क्या है बेटा वी नॉट। ये जो वैल्यू होगी इसे हम लोग आई नॉट कहेंगे। अब यहाँ पे जो है वोल्टेज लीड कर रहा है, जब करंट 0 पे है वोल्टेज पीक पे है, यानी कि वोल्टेज का जो फेज है जो V आपका है वो फेज कितने से 90 से लीड कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो हो गया वो π/2 हो गया। तो यहाँ V लीड्स, यानी कि फाई नॉट की वैल्यू अगर देखें ना तो फाई नॉट की वैल्यू कितना है π/2 या ब्रैकेट में 90 डिग्री। यहाँ पे हो गया V लीड्स करंट I, वोल्टेज V लीड्स करंट I बाई फेज π/2 कितना, यानी वोल्टेज जो है वो करंट से बेटा π/2 फेज क्या कर रहा है आपका, लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाई फेज कितना हो गया बेटा π/2, तो π/2 फेज क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। तो लीडिंग क्वांटिटी कौन हो गई, करंट की वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है करंट से कितना फेज बेटा π/2, तो इसी को हम लोग फेज और फेज डिफरेंस कह देते हैं, ठीक। समझ जाएंगे। अगर दो अलग अलग इक्वेशन दिया गया है उनके बीच का डिफरेंस है, जैसे मान लो एक में φ1 है दूसरे में φ2 है, तब पूछा फेज डिफरेंस कितना होगा, तो φ1 माइनस φ2 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। या अगर हायर वाला φ2 है तो φ2 माइनस φ1 कर लेंगे। फेज डिफरेंस समझ जाएंगे ना, आरक्षण दिखाना पड़ेगा ना।
अगर दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, दोनों अलग अलग फेजेस आपको दी गई हैं, तो उनका अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो फाइनल माइनस क्या कर लीजिए आप, इनिशियल कर लीजिए। मानो इनिशियल फेज दिया गया, फाइनल फेज दिया है, दोनों का क्या निकाल लीजिए आप, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो उसी को हम लोग कह लेंगे क्या, फेज डिफरेंस हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आता है बेटा हमारा टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस कर लेंगे, नीचे लिख लें तो फेज हो गया। और जब हम लोग फेज डिफरेंस करेंगे, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है, एक्स के लिए हम लोग निकाला एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव वन, और दोबारा हो गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स नॉट डैश साइन कितना ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव टू। यहाँ पे फेज डिफरेंस जब निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा फाइव की वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव टू माइनस, ये फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर दो अलग अलग दिए गए क्वेश्चंस और वहाँ पे आपको वैल्यू अलग अलग फेजेस दिए गए हैं उनके साथ में, तो उस कंडीशन में हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे तो फाइव टू माइनस फाइव वन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसके वहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे। अगर मान लो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की निकालेंगे तो फाइव टू माइनस फाइव वन, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला निकालेंगे तो फाइव वन माइनस फाइव टू रखेंगे। ठीक, तो यहाँ दोनों कर लीजिए। और अब किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिसाइड कर देंगे। पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा निकालेंगे तो फाइव टू माइनस फाइव वन, दूसरे रिस्पेक्ट में पहला निकालेंगे तो फाइव वन माइनस फाइव टू कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए इतना करके सर आ गया तो फिर किया जाता है। ठीक है, ठीक।